जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं और यह एग्जाम आपको 28 फरवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, और इससे पहले आपको 6 वीडियोस प्रीवियस ईयर के 6 वीडियोस जो कि 2020 के क्वेश्चन थे वो सब करा दिए गए थे। उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। यदि प्रीवियस ईयर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप देख सकते हैं। 2020 के 6 पेपर और 2021 का यह पहला पेपर होगा। यदि किसी बच्चे के पास इस सेंटर के अलावा किसी दूसरे सेंटर का पेपर होगा तो वो हमें भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप हमें पेपर सेंड करेंगे और फिर मैं आपको इनके वीडियोस देता रहूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडमिन में कुल आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्न के मार्क्स 100 होते हैं। पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। पास करने के लिए आपको 32 मार्क्स लाने पड़ते हैं। समय आपको 60 मिनट दिया जाता है। और यदि हम सेक्शन की बात करें तो कुल 4 पार्ट में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो है वह आपका जनरल नॉलेज का होता है, सामान्य ज्ञान का होता है, जिसमें 15 प्रश्न होते हैं। और आपका पहला प्रश्न ये रहा, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है तेहरान। तो तेहरान जो है वह आपके ईरान की राजधानी होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, लाहौर दिया गया है, तो लाहौर जो है वह पाकिस्तान की राजधानी है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आपको काबुल दिया गया है, तो काबुल जो है वह अफगानिस्तान की राजधानी है, इसलिए उत्तर आपका यहाँ पर फर्स्ट का सी हो जाएगा। लास्ट वाला देख लीजिए, दिया गया है बगदाद, तो बगदाद जो है वह इराक की राजधानी होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। समझ गए, फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको नवंबर 2021 के अनुसार बता देता हूं कि उस समय सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो इस तिथि के अनुसार यदि हम बातचीत करें तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमंग, जो कि देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, प्रेम सिंह तमंग। ये 2019 में सीएम बने थे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए आपको दिया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मूवमेंट स्टार्ट बाय एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। कहा जा रहा है कि एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था। देखिए एक आंदोलन चला था वर्ष 1916 से लेकर 1918 के बीच। ठीक है, उस आंदोलन का नाम बताइए जल्दी से। उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, जो कि सी में दिया गया है, आप देख रहे हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो तिलक जी ने, यदि तिलक जी की बात आती है, अप्रैल 1916 में इस आंदोलन को चलाया था। कहां पर, बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव, यहां पर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यदि हम एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने इसी आंदोलन को वर्ष 1916 में सितंबर में स्टार्ट किया था, सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। और कहां पर की थी बताइए जल्दी से, मद्रास में। उन्होंने इसकी शुरुआत मद्रास में की थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका, उत्तर आपका हो जाएगा होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, जो कि थर्ड के सी में दिया गया है, तो थर्ड का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच सिटी ऑफ तमिलनाडु इज फेमस एज निट बियर कैपिटल ऑफ इंडिया। निट बियर मतलब जहां पे कपड़े की बुनाई होती है। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए कि तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निट बियर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो वैसा शहर जहां पर सूती वस्त्र की बुनाई होती है वह कहलाता है निट बियर कैपिटल। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इसका उत्तर आपको हो जाएगा तिरुपुर। तिरुपुर देखिए आपके ए में दिया गया है। तिरुपुर जो है यह तमिलनाडु में है और यहां पर आपके 90% कपड़े बुने जाते हैं। ठीक है, और यदि हम तिरुपुर की बात करें तो यह नायोल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा दिया गया है, विच सिटी इज अ ट्रिब्यूटी ऑफ लोहित रिवर। कहा जा रहा है
कि लोहित नदी जो है यह किसकी सहायक नदी मानी जाती है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर दिया गया है इंदस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा। जल्दी से बताइए। तो लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है और है भी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका बी हो जाएगा। लोहित के बारे में क्या सब पता है आपको, बताइए जल्दी से। लोहित नदी ये जो है इसको जायु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जायु। जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कहां बहती है, जल्दी से बताइए। पता होना चाहिए आपको ये सब चीजें, क्योंकि यही सब चीजें पूछ रही है एग्जाम में और आप यही सब चीजें पढ़ें तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो जायु नदी जो है यह बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है, एपी और असम में यह बहती है। समझ गए? उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? 5 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है गांधी सागर डैम, कोटा डैम, राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। कहा जा रहा है कि गांधी सागर बांध, कोटा बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए भैया ये जो बांध है तीनों, ये तीनों बांध आपके चंबल नदी पर बना हुआ है ना। यदि हम गांधी सागर की बात करें तो ये आपके इंडिया में है, कहां पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे है गांधी सागर। और कोटा और राणा प्रताप जो हैं ये दोनों आपके राजस्थान में पड़ जाएंगे। ये आपके एमपी एंड राजस्थान के बॉर्डर पे हैं और ये राजस्थान के पूरे अंदर आ गए। ठीक है, और किस रिवर पे है? तो चंबल नदी पे है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए भारत में कुल 17 रेलवे क्षेत्र हैं, 17 जोन में ये डिवाइडेड है और उन 17 में कौन बचा हुआ है बताइए? ये देखिए सिक्किम वाला जो है ना, सिक्किम, यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर NH10 ये है और इसी से सारी सफर तय की जाती है। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 8वां, विच इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस हु हैज ऑनर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड से कौन सी भारतीय अभिनेत्री सबसे पहले सम्मानित की गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम सम्मान की बात करें तो नरगिस दत्त का नाम आता है और उनको वर्ष 1998 में दिया गया था। 1958 में इनको अवार्ड दिया गया था, नरगिस दत्त, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और यदि इन सभी वीडियोस के फ्री मॉक टेस्ट लगाने हो, फ्री मॉक टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करके देखना है कितने नंबर गेन करने हैं, तो वो सब सुविधाएं फ्री में अवेलेबल है। अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने % मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये आपको बताना है।
तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वह लद्दाख का पठार माना जाता है, क्योंकि यह 3000 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचा उठा हुआ है। और यहाँ पर दक्कन का पठार जो है बहुत लोग याद करते हैं, तो मैं आपको बता दूं दक्कन का पठार जो है वह 100 मीटर जो है उत्तर में, 100 मीटर उत्तर में और दक्षिण में 1000 मीटर तक ही ऊंचा उठा हुआ है। वहीं पर यदि हम लद्दाख की पठार की बात करें तो यह 3000 मीटर तक उठा हुआ है और यह जो है हिमालय के कुनलुन पर्वतमाला तक फैला हुआ है। कहां तक? हिमालय के कुनलुन पर्वतमाला, यहां तक ये फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत यदि हम बातचीत करें तो ऊपरी सिंधु नदी घाटी भी शामिल की जाती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। बहुत जगह आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा। डेक्कन प्लेटू क्या है? वह 1000 मीटर तक ही ऊंचा है और इसके अंतर्गत जो है आपके 8 राज्य आते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा विस्तार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10th आपको दिया गया है, इन विच मोमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, अर्थात करो या मरो का नारा जो है यह गांधी जी के द्वारा दिया गया था, आप सब जानते हैं। तो वह किस आंदोलन में दिया गया था ये आपको बताना है। देखिए उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपको 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उसी में यह नारा निकाला गया था, ठीक है, डू और डाई। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 आपको दिया गया है, व्हाट इज एडेड टू रबर फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, रबर के वलनीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? देखिए आपने सुन रखा होगा सल्फर का नाम। सल्फर जो है यह रबर के वलनीकरण में मिलाया जाता है और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि रबर के भौतिक गुण को बदला जाता है, थोड़ा लचीला बनाया जाता है उसको, ठीक है। किसका प्रयोग करके? सल्फर का प्रयोग करके। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो वलनीकरण का आविष्कार हुआ यह किसके द्वारा किया गया था? यह आपको 1839 में चार्ल्स, ठीक है, गुडईयर के द्वारा, चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। समझ गए यहां तक? 11 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितना होना चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु जो है वह 35 वर्ष का माना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा चलिए ये बताइए कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और एक क्वेश्चन जो कि मैं अंत में पूछूंगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, which of these diseases is not caused by mosquito bite? इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है चिकनगुनिया, जॉन्डिस, डेंगू और जीका फीवर। आपको पता है ना जॉन्डिस बीमारी जो है इसमें बुखार लगता है लोगों को और ये बीमारी आपको मच्छर के काटने से नहीं होती। उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लो चिकनगुनिया जो कि मच्छर के काटने से होता है ना, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, जीका फीवर मच्छर के काटने से होता है। तो उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन द कंट्री? देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये आपको बताना है। आपने नाम सुना होगा टॉम्बे का, बीआरसी लोग कहते हैं, ठीक है, बीआरसी टॉम्बे, ये आपके मुंबई में पड़ता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 15 दिया गया है, हु वाज द गुरु ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। ये जीके का आखिरी प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वह थे अलार कलाम, जो कि उदक राम के पुत्र थे। देखिए यहाँ पर अलार कलाम दिया गया आपके सी में, ठीक है, तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जीके यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलेंगे अगले सेक्शन की ओर, और अगला सेक्शन आपका जो है वह है जनरल इंटेलिजेंस। इसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं और 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको रीजनिंग में दिया गया है 16वां कि यदि पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा। इफ फर्स्ट इज लास्ट देन व्हाट विल हैपन टू पार्टनर। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है और इसमें आपको पता है कि पहले का अंतिम, इसका क्या मतलब है कि इसका विपरीत दिया गया है, अपोजिट वर्ड दिया गया है, तो वही अपोजिट वर्ड हमें साथी के लिए निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है सत्यवादी, विरोधी, देशद्रोही और भद्रपुरुष। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। साथी का उल्टा आपका विरोधी हो जाएगा। जो आपकी मदद करता है वह साथी कहलाता है और जो आपको विरोध करता है किसी काम के लिए वह विरोधी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोनेंट, विरोधी। उत्तर क्या हो गया आपका, 16 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला देखिए 17 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए बेंगलुरु, मुंबई, यंगून और दिल्ली दिया गया है। देखिए बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली ये सभी इंडिया में हैं, भारत में हैं। यंगून जो है यह म्यांमार का शहर है, यह भारत का नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 18 आपको दिया गया है TOM इक्वल्स टू 48। तो TOM इक्वल्स टू 48 कैसे, जल्दी से बताइए। देखिए T इक्वल्स टू क्या होता है, यदि हम अल्फाबेटिकल पोजीशन में आगे बढ़े तो ए के लिए 1 लिखा जाता है, बी के लिए 2 लिखा जाता है, इसी प्रकार जेड के लिए 26 लिखा जाता है। तो इसके बीच में आपका टी आता है, तो टी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी के लिए हम लोग 20 का प्रयोग करते हैं। ओ के लिए हम लोग उसके पोजीशन नंबर 15 का प्रयोग करते हैं, और एम के लिए उसके पोजीशन नंबर 13 का प्रयोग किया जाता है। यदि आप तीनों को जोड़ो तो 48 मिलता है, तब जाकर टॉम इक्वल्स टू 48 बना। ठीक इसी प्रकार डिक, ठीक है, देखिए DICK, तो डी का पोजीशन क्या होता है, चौथा होता है ना, ABCD 4 हो गया। आई का पोजीशन देखिए 9वां होता है, सी का पोजीशन 3रा होता है और के का पोजीशन 11वां होता है। तो इन सबको जोड़िए 27 बन रहा है। ठीक इसी प्रकार हैरी का बताना है, तो HARRY, H आपका किस पोजीशन पे आता है, ये आपके 8वें पे आता है, A आपके पहले पे आता है, R आपके 18वें पे आता है, ठीक है, और Y आपके जो है 25वें पे आता है। इन सब का योग करो और यहाँ पर आपको 70 निकल के चला जाएगा। उत्तर क्या हो गया आपका, 18 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए 19 दिया गया है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस, हमें सही विकल्प बताना है। यहाँ पर दिया गया है ड्रिल, इलाइट, देन स्लीव इक्वल्स टू क्या, अर्थात ड्रिल इसका उपयोग सुराख करने के लिए, छेद करने के लिए किया जाता है। तो छलनी किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, छलनी जो है वो फिल्ट्रेशन, किसी भी चीज को छानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण आपके घर में चाय बनता है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन, यहाँ पर आपका बी उत्तर हो जाएगा। 19 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है कि विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। कहा जा रहा है कि नीचे जो वर्ड दिया गया है इससे इनमें कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। देखो आप फर्स्ट में देखो TERRAIN, तो टी है, ठीक है, ए है, आई है, ओ है, एन है, ठीक है, और आर भी है, तो ये बन जाएगा। सेकेंड देख लो INACTION बन जाएगा। रिलेशन RELATION, यहाँ पर एल जो है ना, इसमें एल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वह इससे नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपका रीजनिंग भी खत्म है। रीजनिंग के 5 प्रश्न आते हैं, वो आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। दोस्तों यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री PDF चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अग्निवीर PDF पे क्लिक करना है। PDF पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस PDF। यहाँ पर 2 चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका PDF का दिया गया है। तो आपको PDF वाले पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और अगला सेक्शन जो है वह आपके साइंस से है, जनरल साइंस। इसमें आपके 21 से 35 तक क्वेश्चन होंगे, अर्थात 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 15 क्वेश्चन के उत्तर हम लोग तुरंत देंगे। देखिए 21 दिया गया है, वेयर डज लिटमस कम फ्रॉम। कहा जा रहा है कि लिटमस कहां से प्राप्त होता है। आपने यूज किया है ना ब्लू लिटमस, लाल लिटमस। अच्छा ये बताओ ब्लू लिटमस क्या करता है। ब्लू लिटमस पत्र जो है यदि अम्लीय चीजें पाई उस पे तो वह लाल हो जाता है, और लाल लिटमस जो है यदि उस पे क्षार पड़ता है तो वह नीला हो जाता है। ये सब पढ़े ना आप लोग। तो उसी में पूछ दिया आपको कि लिटमस आता कहां से है। तो लिटमस जो है यह आपके आते हैं काई से। ठीक है, मॉश काई ढूंढिए, आपके यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। लिटमस जो है वह आपके काई से निकाले विभिन्न रंगों का पानी में घुलनशील मिश्रण होता है। ठीक है, उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 22 देखिए क्या दिया गया है। 22 दिया गया है, अ वेल कट डायमंड शाइन्स ब्राइटर बिकॉज। एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि। देखिए अधिक चमकने का वजह यह है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन जो है वह अधिकतम होता है, अच्छे तरीके से होता है, इसलिए कटा हुआ हीरा जो है वह ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ड्यू टू मैक्सिमम इंटरनल रिफ्लेक्शन, अधिकतम आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 23 दिया गया है, क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे हैव। कहा जा रहा है कि वातावरण में बादल जो है तैरता है, वजह क्या है इसका ये बताइए। आप देखना पानी में बर्फ तैरता है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। ठीक इसी प्रकार क्या है कि जब वातावरण में बादल एक ऊंचाई तक पहुंचता है तो वहां पर यह तैरने लग जाता है। हवा की तुलना में यदि हम बातचीत करें तो उस बादल के घनत्व कम होते हैं और आयतन उच्च होते हैं, इसीलिए वह वजन को संतुलित भी कर लेता है और वातावरण में तैरता रहता है। और ये जो बादल होते हैं ना वह जलवाष्प के होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, तब आप चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि यही जलवाष्प जो है हवा के साथ संघनन करता है और संघनन प्रक्रिया के बाद वह पृथ्वी पर पानी के रूप में आता है ना। तो क्या हो जाएगा, लॉ डेंसिटी ना, ये आपके सी में दिया गया है, तो 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 24 दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द एटम। एटम की खोज किसने की थी, सबको पता है, जल्दी से बताइए। 1808 में एक बुक लिखा गया था जॉन डाल्टन के द्वारा और उसी में बताया गया था। वैसे तो इन्होंने 1800 ईस्वी में ही खोज कर ली थी, लेकिन 1808 में इन्होंने बुक लिखा था, पब्लिश किया, फिर सब लोग जान गए कि एटम की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 25 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज विजुअल इल्यूजन। निम्नलिखित में से किसे दृष्टि भ्रम माना जाता है। दृष्टि भ्रम बताइए कहां मिलता है, रेगिस्तान में, जिसको कि हम लोग मृग मारीचिका कहते हैं, या फिर देख लीजिए यहां पर क्या दिया गया है, मैरिज। ठीक है, मृग तृष्णा भी कहा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 25 का सी उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि पानी है वहां पर, लेकिन जब वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर पानी नहीं होता, चमक होती है, जो कि अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है। तो 25 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, ये बताइए। तो इसका उत्तर सीधा होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इस ताप पर दोनों बराबर होते हैं। इसके फॉर्मूले आपको याद है ना, डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, F-32 इंटू 5/9। फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कीजिएगा, या फिर यदि फ़ारेनहाइट है आपको तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू आपका डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रयोग करके आप लोग कन्वर्ट करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहां पर उत्तर क्या हो गया,
26 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 27 दिया गया है, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपलिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। कहा जा रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पर दो गैस मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, एक तो आपका एथिलीन होता है, दूसरा आपका एसिटिलीन होता है, जो कि कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त होता है। तो इन गैस का प्रयोग करके जैसे आप कच्चे केले ले आए, कच्चे आम ले आए, तो उनको पकाते हैं, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एथिलीन तो है नहीं, एसिटिलीन दिया गया है, उत्तर आपका 27 का बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन। चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए आपने सुन रखा है ना, जिंक फॉस्फाइड। यहाँ पर दो जिंक के ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑक्साइड और एक फॉस्फाइड। तो फॉस्फाइड वाला ऑप्शन जो है यह सही होगा, क्योंकि जिंक फॉस्फाइड क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। और इस अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है, जब चूहे उसको खाते हैं तो उसमें जो जिंक मौजूद होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि फॉस्फाइन को फॉस्फीन में बदल देता है। और फॉस्फीन गैस जो है यह बहुत ही जहरीली होती है, इसी वजह से चूहा मारा जाता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। तो 28 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। सबसे कम अभिक्रियाशील या फिर प्रतिक्रियाशील कौन सी है, बताइए। यहां पर देखिए चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से Au सोना जो होता है यह सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, इसी वजह से इसको जवाहरातों में, ठीक है, जेवरों में प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। बाकी देखिए चांदी जो है पानी पड़ने से बहुत जल्दी काला पड़ जाता है ना, इसलिए सोने का उपयोग अधिकतर होता है जेवरों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 30 आपको दिया गया है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग। कहता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से कहां आता है, ये बताइए। देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है यह फेफड़े से बाएं अलिंद में आता है। देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होते हैं वह नसों के माध्यम या फिर कह लीजिए फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से हमारे फेफड़े तक जाते हैं, और फेफड़े में जाते हैं जब ये चक्र पूरा होता है तो वह उसे बाएं अलिंद में छोड़ देता है, और फिर वहां से यह बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है, और फिर जो नया ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको प्रणालीगत संचालन में वापस पंप कर देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उत्तर आपका हो जाएगा बायां अलिंद इन लेफ्ट अटीरियम, जो कि बी में दिया गया है। तो 30 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब 31 दिया गया है, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहा जाता है, परिक्रमा, रिवोल्यूशन। ठीक है, और पूरा वन रिवोल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट होता है एक अक्षीय गति पर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। रिवोल्यूशन परिक्रमा करता रहता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है घूर्णन गति के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब 32 दिया गया है, व्हाई डू डॉक्टर्स चेक द पल्स ऑफ पेशेंट। देखिए डॉक्टर जो है वह मरीज की नसें छूकर जांच करते हैं, वो नस की गति कितनी गति है एक मिनट में वो जानने के लिए आपके नसों को दबाते हैं, आपके नर्व को दबाते हैं, आप भी चेक कर लेना। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी बार यह कंपन कर रहा है, इससे ये जांचते हैं, जो कि दिल का धड़कन होता है। ठीक है, हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, टू चेक द हार्ट बीट, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 32 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 33 दिया गया है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ टाइम। कौन सा जीव अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर दो ऑप्शन है कंगारू के, लेकिन यूएसए में जो कंगारू रैट है ना वो कभी भी पानी नहीं पीता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, कंगारू रैट। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 34 दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात क्या होता है। देखिए पेंसिल में आपके ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कोई अमाउंट मिक्स नहीं किया गया, यहां पर 0% होगा। ठीक है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 34 का डी,
क्या यूज होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो 34 का उत्तर डी हो गया। अगला देखिए जो कि साइंस का आखिरी क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है कि H2SO4 ये क्या है बताइए? ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिड का टाइप है ना। एसिड देखिए आपके बी में दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। 35 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका साइंस खत्म होता है। अब लास्ट सेक्शन मैथ का है, 15 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, उसको कर लेते हैं। ये देखिए अगला सेक्शन, इसमें आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे और ये पूरा मैथमेटिक्स है, अंकगणित है। देखिए 36 दिया गया है कि 450, ठीक है, 450 सेब हैं, उसमें 30% सड़ गए, स्पॉइल्ड हो गए। तो जो बचे उनकी संख्या ज्ञात करनी है, जो अच्छे सेब हैं। तो देखिए 100 में से 30% सेब सड़ गया, तो कितना परसेंट बचा? 70% सेब बचा। ठीक है, अब देखिए कुल 450 का 70% निकाल लीजिए, प्रश्न हो जाएगा सॉल्व। क्या करते हैं? 450 इंटू 70/100, इससे ये काटिए, इससे ये काटिए और 45 और 7 को गुना कर दीजिए। ये आपका 5 आ गया, ये 31 आ गया। ठीक है, 315 निकल के आए जो कि आपके डी में दिए गए हैं, तो 36 का डी उत्तर हो गया। सॉल्व। आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न 37 दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36। कैसे पकड़ोगे कि ये क्या दिया गया है? यहाँ पर आप देखना, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करो 36 आएगा। तो अगला क्या होना चाहिए? 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। कहाँ दिया गया है? ए में। 37 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है और यहाँ पर हमें औसत निकालना है। किस किस का? 133, 135 और 137 का। 3 संख्याएं हैं, बटे 3 हो गया। कुल योग क्या हो जाएगा? 504/3 क्या हो जाएगा आपका? देखिए 135। ठीक है, 135 बार में कट गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 135, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 38 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 39 दिया गया है, 2 पाइप हैं ए और बी, और क्या होता है कि यह क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में टंकी को भरता है, अलग अलग। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? देखिए क्या दिया गया है कि ए जो है वह 20 मिनट में टंकी को फिल करता है, अर्थात 1 मिनट में 1/20 भाग फिल कर देता है। ठीक इसी प्रकार बी क्या करता है? 1 मिनट में 1/30 भाग फिल कर देता है। तो इन दोनों को सम कर दो, 1/20 प्लस 1/30, ये हो गया भाई नीचे 60, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 2, तो 5/60। काटिए तो 12 बार में कट जाएगा, अर्थात 1/12। और पता है ना इनमें क्या होता है? जो हर दिया गया होता है वह आपका उत्तर होता है, यदि अंश में 1 हो तो। यहाँ पर ये 12 दिया गया है, इसका क्या मतलब कि 12 मिनट में ये टंकी भर जाएगी यदि दोनों नल खोल दिया जाए तो। उत्तर क्या हो गया आपका? 39 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, इफ b इक्वल्स टू a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 इंटू a माइनस b। सीधी सी बात है, 16 इंटू a माइनस b। आपको पता है ना b इक्वल्स टू a है, तो क्या करते हैं 16, यहाँ पर a आ गया और b इक्वल्स टू a है तो a आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 इंटू a में से a गया 0 बचा, तो 16 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपके सी में दिया गया है, तो 40 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 41 दिया गया है, a number is reduces by 1/3 to get 70, find the number। कहा जा रहा है कि एक संख्या को 1/3 कम करने पर 70 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? यदि आप माने कि x का 1/3 यदि आप घटा देते हैं तो आपको 70 प्राप्त होता है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताइए? ये आपका बच जाएगा x इंटू 2/3 इक्वल्स टू 70, तो 2x/3 इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू
70, ये ऊपर आ गया 3 और ये नीचे चला गया, ये 35 हो जाएगा। अब 3 से गुना कर दो तो 5 हो गया और 10 हो जाएगा, 105 जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 41 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अ स्टूडेंट गेट्स total 30% marks in the first paper of 180 marks. What percentage should he get in the second paper of 150 marks so that his total score becomes at least 50%? कहता है कि एक परीक्षा है, उसमें गणित का कुल मार्क्स 180 है, जिसमें कि 30% मार्क्स स्टूडेंट ने प्राप्त किया है, और दूसरा पेपर जो है वह 150 नंबर का है, उसमें से बच्चा कितना परसेंट मार्क्स हासिल करे कि दोनों मिलाकर 50% हो जाए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 180 पूर्णांक और 150 पूर्णांक, ठीक है, ये दो एग्जाम हो रहे हैं, तो ये दोनों एग्जाम कितने मार्क्स के हो गए? ये दोनों कुल 330 नंबर के हो गए। ठीक है, तो 330 में बच्चे को 50% मार्क्स लाना है। देखिए 330 का 50% क्या हो जाएगा? 165 हो गया ना, 165 नंबर। और बच्चे ने क्या किया है कि 180 में से 30% प्राप्त किया, तो 180 का 30/100 54 नंबर वह प्राप्त कर चुका है। तो 165 माइनस 54 कर लीजिए, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 111। इतना नंबर और लाना है बच्चे को। ठीक है, तो ये जो 111 नंबर हैं वह 150 में से लाने हैं। तो ऐसा मानो कि 111 नंबर आ चुका है, अब उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उतना परसेंटेज लाना होगा। तो अब कुल पूर्णांक 150 में से 111 का परसेंटेज निकाल लेते हैं, सिंपल है। 111 आपको आ चुके हैं, कुल पूर्णांक 150 है और इसका परसेंटेज हमें बताना है। काट दीजिए, ये हो गया 222/3। काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? 74 बार में कट जाएगा। अर्थात विद्यार्थी को 74% मार्क्स अभी जो है 150 में से लाना है, तब जाकर वह 50% कुल हासिल कर पाएगा। तो उत्तर क्या हो गया? 42 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया 43rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये 18 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यह आपके 9 का स्क्वायर का हो गया 81, यह आपके 11 का स्क्वायर का हो गया 121 और ये आपके 10 का स्क्वायर का हो गया 100। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 43rd का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज बाय 50%। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, यदि आपका सर्कमफ्रेंस 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? ये जो त्रिज्या है इसको 50% बढ़ा दिया गया। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह आपका 50% बढ़ गया। ठीक है, देखिए एरिया कितना परसेंट बढ़ा है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वह फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, इंक्रीज्ड एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल वृद्धि परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वह होता है आपका 2x प्लस x² बाय 100। ये होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि प्राप्त करने को। तो इसी का प्रयोग कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू वृद्धि 50%, 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे में 100, ये 2 बार, ये 25 बार, ये आपका 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 125। ठीक है, 125% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। तो 44 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, कमला एट 3/5 ऑफ एन ऑरेंज, मीनू एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑरेंज, हाउ मच द ऑरेंज वाज शंक बाय मीनू। कहा जा रहा है कि कमला जो है वह पूरे एक ऑरेंज का 3/5 भाग खा जाती है, तो कितना भाग मीनू खाएगी ये आपको बताना है। कितना बचा रह गया? 2/5। ये देखिए सी में दिया गया है, तो 45 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 46 दिया गया है, इफ 2x into x minus 1 equals to -8/25 then find out the value of x। कहा जा रहा है कि 2x
इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 8 बच्चे 25 हो तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो एक इक्वेशन बनेगा, उससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चालाकी दिखानी होगी। पहले चीज देखिए, यहाँ पर जो हर दिया गया है उससे पहले हम ऑप्शन को चूज करते हैं। तो हर में ऐसा फैक्टर देखना है जिससे 25 आता हो। 6 से 25 आएगा नहीं ना, तो ये गलत हो गया। देखिए बी वाला, इससे 25 आ जाएगा, 25 25 हर में है ना, तो ये वाला ऑप्शन हम रख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन हम रख सकते हैं। बाकी 8 से कभी 25 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बस दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को x की जगह पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या दिया गया है 2x ना, तो 2 इंटू 4/5 बी वाला ऑप्शन ले रहा हूं, ठीक है। और 4/5 माइनस 1 इक्वल्स टू हमें लाना है माइनस 8/25। ये आपका हो गया क्या, 8/5 इंटू 5 4 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 8/25। आप देखना ये आ गया आपको 8/5 गुने माइनस 1/5 इक्वल्स टू माइनस 8/25। ठीक है, क्या आ गया आपका माइनस 8/25। गुना कीजिए, 5 5 25 इक्वल्स टू माइनस 8/25। LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। प्रूफ हो गया ना। इतने कम समय में हमने सॉल्व कर दिया। यदि हम इक्वेशन पे जाते तो हम बहुत समय यहाँ पर बर्बाद कर देते, इसलिए यहाँ पर हर वाले ऑप्शन से इन चीजों को निकालना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा, 4/5। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 47 दिया गया है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन व्हाट विल कॉल्ड। यदि दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो क्या कहे जाएंगे। ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, है ना। तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और अनुपूरक जो होते हैं ये आपके 180 वाले होते हैं, और यहाँ पर पूरक दिया गया है, इसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन देखकर घबराइएगा मत, यहाँ पर ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो है, ठीक है, समझ गए। तो 47 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विजय। कहा जा रहा है कि अजय और विजय, ठीक है, अजय और विजय का आयु का अनुपात जो है वह 3:4 है। 5 वर्ष बाद यह हो जाएगा 4:5। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो 3x/4x है। अब दोनों में यदि हम 5 साल जोड़ देते हैं तो यह आपका 4/5 चला आता है। मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 15x प्लस क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये आपका हो जाएगा 16x प्लस 20। अब देखो x इस तरफ ले आओ और ये वाला इधर ले आओ, तो 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 16x माइनस 15x। क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू x। ये निकल के आया। तो वर्तमान आयु पूछा है किसका, विजय का। तो वर्तमान में देखना यह 4 है, ठीक है, तो 4 इंटू 5, ये 5 आ गया x वाला, तो क्या हो जाएगा 20 ईयर। ठीक है, उत्तर आपका 20 साल हो गया। 48 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज स्क्वायर डिफरेंस इज 84। कहा जा रहा है कि दो क्रमगत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसके वर्ग का अंतर 84 है। एक चीज आप देखना, यदि दो क्रमगत सम संख्या यदि हमने ले ली a और b, तो इनका अंतर हमेशा क्या होगा, इनका अंतर हमेशा आपका 2 होगा। पता है ना आपको, पहले 2 आता है फिर 4 आता है, तो 4 में से 2 घटा लो, 2 ही आएगा ना। अर्थात लगातार दो सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। ये चीज आपको पता है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है कि b का स्क्वायर और a का स्क्वायर जो है वह 84 के बराबर है। आपको कुछ याद आया, फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में तोड़ दो ना। ये क्या हो जाएगा b माइनस a और b प्लस a, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 84। अभी मैंने आपको बताया था
b माइनस ए कितना होगा, यदि दोनों का डिफरेंस निकाले तो 2 होगा, तो b माइनस ए की जगह 2 डाल दो, तो ये आपका हो गया 2 इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो b प्लस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84 बटे 2, ये आपके 42 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दो क्रमगत सम संख्याओं का योग 42 होगा यदि उनका अंतर 84 है तो। उत्तर क्या हो गया आपका, 49 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 50वां दिया गया है, हमें इनवर्स निकालना है। क्या दिया गया है, 2:3/4। तो पहले तो उसको तोड़ो, 4 दूनी 8 3 11 बटे 4, ये आ गया ना। अब इसका व्युत्क्रम करना है, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, उल्टा कर दो ना, 4/11। ढूंढो कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है, तो 50 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, और अब बारी है एक प्रश्न पूछने का, चलिए पूछ लेता हूं। और ये रहा आज का प्रश्न। एज पर NFHS 2019-21 फीमेल सेक्स रेशियो इन इंडिया इज। कहा जा रहा है कि NFHS के आंकड़ा के अनुसार, जो कि आंकड़ा 2019-21 का है, इसके अनुसार भारत में महिलाओं का लिंगानुपात क्या है, अर्थात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं अब हो गई हैं, ये आपको बताना है। ठीक है,